तो इस वीक के दो लेक्चर्स में हमने कन्वर्जन और ऑबवर्जन के बारे में समझा। इस 6 वीक के तीसरे लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रापोजिशन की बात करेंगे। कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन करके इमीडिएट इन्फरेंसेस कैसे किए जाते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। और फिर देखेंगे कि कॉन्ट्रापोजिशन करके जब इमीडिएट इन्फरेंस करते हैं तो क्या हर टाइप के स्टेटमेंट के का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है या नहीं होता है, इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है। कॉन्ट्रापोजिशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स replacing the subject term of a categorical proposition with the complement of its predicate term and the predicate term with the complement of its subject term. Complement term और subject term क्या होता है? Complementary class को डिनोट करने वाला जो टर्म होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म कहलाएगा किसी भी क्लास का। तो उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट क्लास के जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है उसको जो जिस टर्म से डिजिग्नेट किया जाएगा वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री टर्म हो जाएगा, और जो प्रेडिकेट क्लास के कॉम्प्लीमेंट्री क्लास का जो को डिजिग्नेट करने के लिए जो टर्म लिया जाएगा वो प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री टर्म हो जाएगा। द ओरिजिनल प्रोपोजिशन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रापोनेंट एंड द रिजल्ट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रापोजिटिव। जैसे कन्वर्जन और ऑबवर्जन के संदर्भ में हमने देखा कि कुछ टर्म्स निकल के आ रहे हैं, एक वो स्टेटमेंट जिसको हम बदलते हैं और दूसरा वो स्टेटमेंट जिसमें वो एक कोई स्टेटमेंट बदलता है। दोनों के लिए हम लोग अलग अलग टर्म यूज़ कर रहे हैं। कन्वर्जन के केस में हम कन्वर्टेंड और कन्वर्स बोल रहे थे, ऑबवर्जन के केस में हम ऑबवर्टेंड और ऑबवर्स बोल रहे थे। यहाँ पर कॉन्ट्रापोजिशन के केस में हम लोग कॉन्ट्रापोनेंट एंड कॉन्ट्रापोजिटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर इसको देखना चाहें तो एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, ऑल सैंडल्स आर कंफर्टेबल थिंग्स टू वॉक इन। इस स्टेटमेंट का अगर हम कॉन्ट्रापोजिटिव बनाएं तो वो बन के आता है, ऑल नॉन कंफर्टेबल थिंग्स टू वॉक इन आर नॉन सैंडल्स। इसमें क्या किया गया कि जो हमारा कॉन्ट्रापोनेंट था उसका सब्जेक्ट जो कॉन्ट्रापोजिटिव है उसका प्रेडिकेट बन गया है, लेकिन वो सब्जेक्ट सीधे सीधे नहीं बना है, बल्कि जो कॉन्ट्रापोनेंट का सब्जेक्ट था उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना हुआ है। सब्जेक्ट था सैंडल्स, यहाँ पर आ गया है नॉन सैंडल्स। इसी प्रकार से प्रेडिकेट पे ध्यान दें, यानी कि कॉन्ट्रापोजिटिव का सब्जेक्ट पे ध्यान दें। तो कॉन्ट्रापोजिटिव का जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे कॉन्ट्रापोनेंट के प्रेडिकेट का। तो इस तरह सब्जेक्ट अगर किसी स्टेटमेंट के में सब्जेक्ट को हटाकर उसकी जगह प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री और प्रेडिकेट को हटाकर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री रख देते हैं तो जो स्टेटमेंट निकल के आता है वो दिए गए स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव कहलाता है और दिया गया स्टेटमेंट उसका कॉन्ट्रापोनेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि मान लीजिए ए टाइप का स्टेटमेंट हो जिसका कि स्ट्रक्चर ऑल एस इज पी होता है। इस ऑल एस इज पी वाले स्ट्रक्चर के जितने भी ए स्टेटमेंट हैं उनका अगर हम कॉन्ट्रापोजिटिव बनाएंगे तो उसका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह दिखेगा, ऑल नॉन पी इज़ नॉन एस। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रेडिकेट की जगह पे क्या आ गया है, जो कॉन्ट्रापोनेंट था उस सब्जेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है, और कॉन्ट्रापोजिटिव में सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया है, जो कॉन्ट्रापोनेंट का प्रेडिकेट था उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है। तो हम अगर ये समझने के लिए अगला क्वेश्चन हम ये करें कि क्या ये ऐसा करके जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो जो हमने कॉन्ट्रापोजिशन किया वो क्या एक वैलिड प्रोसेस है या नहीं है, तो उसको समझने के लिए हमको ये सुनिश्चित करना होगा। हम वैलिड तब कहेंगे इस प्रोसेस को अगर जिस स्टेटमेंट को लेकर हमने कॉन्ट्रापोजिशन किया है उस स्टेटमेंट के ट्रू होने पे इस बात की गारंटी हो जाए कि कॉन्ट्रापोजिटिव भी ट्रू है, तब हम कहेंगे कि ये प्रोसेस एक वैलिड इन्फरेंशियल प्रोसेस है। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास हम जो तरीका अपना रहे हैं, हम तरीका ये अपना रहे हैं कि अगर दोनों के द्वारा सेम क्लेम किया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वो एक ही क्लेम किया जाएगा, तो एक के ट्रू होने पे दूसरे के ट्रू होने की गारंटी हो ही जाएगी। क्योंकि अगर दोनों एक ही बात बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार में वही बात ट्रू है और दूसरी बात में वो फॉल्स हो जाए। तो हम देखेंगे कि क्या जो हमारा कॉन्ट्रापोनेंट है वो क्या क्लेम कर रहा है
और जो कॉन्ट्रापोजिटिव है उसका क्लेम क्या है। तो कॉन्ट्रापोनेंट का क्लेम अगर देखें तो हमको दिखता है, बूलियन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो बूलियन रिप्रेजेंटेशन अगर कॉन्ट्रापोनेंट का बनाए तो वो एस पी बार इक्वल टू 0 है, क्योंकि हर ए टाइप के स्टेटमेंट का इसी प्रकार से बूलियन रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रापोजिटिव है उसका बूलियन रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या बन के आएगा। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा कि इसका बूलियन रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो बूलियन रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। हम देख रहे हैं कि ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, यानी कि इसका बूलियन रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा वो एग्जैक्ट ए टाइप जैसा ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ चीज़ें क्या बदली हुई हैं, जहाँ पे एस होता है वहाँ पे पी बार आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नॉन पी आ गया है। और जहाँ पे पी होता है बूलियन ए टाइप के बूलियन रिप्रेजेंटेशन में, वहाँ एस बार आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए टाइप के स्टेटमेंट का जो बूलियन रिप्रेजेंटेशन होता है वो एस पी बार होता है। एस की जगह पी बार रखना है तो पी बार रख देंगे, और पी बार की जगह क्या रखना है, पी की जगह पी की जगह एस बार रखना है। और पी पे ऑलरेडी एक बार लगा हुआ है ए टाइप के स्टेटमेंट के रिप्रेजेंटेशन में। इसी में आप देख सकते हैं कि ए टाइप का रिप्रेजेंटेशन ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो बूलियन रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्ट्रापोजिटिव का बन के आएगा वो होगा पी बार एस के ऊपर 2 बार, तो ये इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बूलियन रिप्रेजेंटेशन में पी बार एस बार बार इक्वल टू 0, ये यही कहने के बराबर है, क्योंकि s के ऊपर जब 2 बार लगे हुए हैं दोनों उसी s के बराबर हैं। यानी कि s किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री चूँकि वो क्लास ही होता है, तो s बार बार इज इक्वल टू s, हम उसको s से रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर s और p कहें या p और s p कहें या p s कहें, दोनों एक ही बात होने की वजह से उनको चूँकि कम्यूट कर सकते हैं। इसलिए जो हमको मिलेगा एक्सप्रेशन, जो हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव का बूलियन एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली इसी के बराबर है कि एस पी बार इक्वल टू 0। और ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रापोनेंट है यानी कि ए टाइप का स्टेटमेंट, उसका एग्जैक्ट वही बूलियन एक्सप्रेशन होता है जो अभी हमने कॉन्ट्रापोजिटिव का बूलियन एक्सप्रेशन प्राप्त किया। इसलिए ये ए टाइप के स्टेटमेंट के कॉन्ट्रापोजिशन को हम कह सकते हैं कि ए टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है। अगला हम देखते हैं ई टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन का कैसे होता है और उसकी वैलिडिटी का क्या स्टेटस है। तो ई टाइप के स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है नॉन एस इज पी, जिसका कि बूलियन रिप्रेजेंटेशन होगा एस पी इक्वल टू 0। और साथ में हम इसको ई टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन समझने के लिए और उनके बीच के आपसी वैलिडिटी का क्वेश्चन देखने के लिए हम इस बार वेन डायग्राम भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो हम देख रहे हैं इस ई टाइप के स्टेटमेंट का वेन डायग्राम जो है उसमें जो एस पी होता है, यानी कि एस और पी दोनों सर्किल का कॉमन एरिया वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। अब कॉन्ट्रापोजिटिव इसका जो है ई टाइप के स्टेटमेंट का, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव जो बनेगा वो होगा नो नॉन पी इज़ नॉन एस। इसको अगर बूलियन रिप्रेजेंटेशन देंगे तो एग्जैक्ट वैसा ही बूलियन रिप्रेजेंटेशन होगा जो ई टाइप का होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। उसका स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, लेकिन एस और पी की जगह पी बार और एस बार हो जाएंगे। तो ऐसा करके जो हमको बूलियन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो होगा पी बार एस बार इक्वल टू 0। फिर अगर इस नो नॉन पी इज़ नॉन एस को अगर हम वेन डायग्राम पे डिपिक्ट करना चाहें तो इसके लिए जो हमने बूलियन एक्सप्रेशन बनाया उसकी भी मदद ले सकते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि पी बार एस बार इक्वल टू 0, यानी कि वो एरिया जो ना तो एस में है ना ही पी में है वो खाली है, जो कि वेन डायग्राम पे आपके सामने दिख रहा होगा, जिसको कि एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के लिए एक रेक्टेंगल एनक्लोज रेक्टेंगल में रख करके बनाया गया है। अदरवाइज़ वो लाइंस कहीं भी जा सकती, पूरे सीट को कवर कर लेंगी, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए एक रेक्टेंगल में इसको एनक्लोज कर दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो एरिया एस में नहीं है, पी में नहीं है, और उसको हम एम्प्टी करेंगे वेन डायग्राम में। और इस क्लेम पे अगर ध्यान दें, क्लेम पे ध्यान देंगे तो हमारा बूलियन रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम दोनों बता रहा है कि दोनों ही डिफरेंट क्लेम्स कर रहे हैं। और चूंकि ये दोनों ही डिफरेंट क्लेम्स कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें से जो कंट्रापोनेंट है
उसके ट्रू होने पे कॉन्ट्रापॉजिटिव के ट्रू होने की गारंटी हो जाती है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। इसलिए ये जो ई टाइप के प्रोपोजिशन का, ई टाइप के प्रोपोजिशंस का कॉन्ट्रापोजिशन है वो वैलिड होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, यानी कि ये ई टाइप के कॉन्ट्रापोजिशन इनवैलिड होता है। अब हम इसी कॉन्ट्रापोजिशन को आई टाइप में देखने का प्रयास करते हैं। आई टाइप के स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है सम एस इज़ पी। इसका जब हम कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे तो हमको मिलेगा सम नॉन पी इज़ नॉन एस। और इसकी वैलिडिटी को समझने के लिए हम बूलियन रिप्रेजेंटेशन की मदद अगर लेंगे तो हमको जो बूलियन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कॉन्ट्रापोनेंट का वो होगा एस पी इज़ नॉट इक्वल टू 0, और कॉन्ट्रापोजिटिव का जो हमको बूलियन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो होगा पी बार एस बार इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट्स के द्वारा कॉन्ट्रापोनेंट और कॉन्ट्रापोजिटिव के द्वारा जो क्लेम किया गया है वो डिफरेंट क्लेम है। तो कॉन्ट्रापोनेंट के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है कि ऐसा एरिया जो एस में है और पी में है, यानी कि दोनों में है, वो खाली नहीं है। और कॉन्ट्रापोजिटिव के द्वारा क्या क्लेम किया जाता है कि ऐसा एरिया जो ना एस में है ना पी में है वो खाली नहीं है। तो आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, और दोनों की मीनिंग डिफरेंट होने की वजह से हम इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि एक के ट्रू होने पे दूसरा निश्चित रूप से ट्रू होगा, यानी कि कॉन्ट्रापोनेंट के ट्रू होने पे कॉन्ट्रापोजिटिव निश्चित रूप से ट्रू होगा। ऐसा नहीं कह सकने की वजह से हम कहेंगे कि आई टाइप के स्टेटमेंट्स का कॉन्ट्रापोजिशन इनवैलिड होता है। चलिए अगला हम देखते हैं ओ टाइप के कॉन्ट्रापोजिशन कैसे करते हैं और उसकी वैलिडिटी का क्या स्टेटस है। ओ टाइप के स्टेटमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सम एस इज़ नॉट पी का स्ट्रक्चर होता है। सम एस इज़ नॉट पी स्ट्रक्चर वाले ओ टाइप के स्टेटमेंट का अगर हम कॉन्ट्रापोजिटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमको जो कॉन्ट्रापोनेंट का जो सब्जेक्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री को लेकर हम अपने स्टेटमेंट में प्रेडिकेट बनाएंगे, और जो कॉन्ट्रापोनेंट का प्रेडिकेट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री को लेकर सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। तो हमको जो स्टेटमेंट मिलेगा कॉन्ट्रापोजिटिव के रूप में वो होगा सम नॉन पी इज़ नॉट नॉन एस। इस जो कॉन्ट्रापोजिशन हुआ है ओ टाइप के स्टेटमेंट का उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड है। तो उसके लिए हम अगेन बूलियन रिप्रेजेंटेशन की मदद लेंगे। जो हमारा कॉन्ट्रापोनेंट है ओ टाइप का स्टेटमेंट है, इसका बूलियन रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो एस पी बार इज़ नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। जो हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव है वो भी ओ टाइप का स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट एस नहीं है बल्कि नॉन पी है और प्रेडिकेट पी नहीं है बल्कि नॉन एस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नॉन पी के लिए पी बार और नॉन एस के लिए एस बार लेंगे। तो हमारा जो बूलियन रिप्रेजेंटेशन बन के आएगा वो होगा पी बार एस बार बार, 2 बार बार लगेगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर से अगर रिकॉल करें तो एस बार बार जो होता है वो एस के बराबर होता है, यानी कि एक किसी क्लास के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री वही क्लास होता है। इस आइडिया को यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा। और साथ में एक चीज़ और अप्लाई करें कि हम एस पी कहें या पी एस कहें, दोनों एक ही बात होता है, तो ये कम्यूटेशन भी किया जा सकता है। तो इन दोनों बातों को अगर ध्यान रख के हम इस जो अभी हमको कॉन्ट्रापोजिटिव का एक्सप्रेशन मिला है पी बार एस बार बार इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको हम बदल सकते हैं एस पी बार इज़ नॉट इक्वल टू 0 में। और ये जो एक्सप्रेशन है हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन है जो हमारे कॉन्ट्रापोनेंट का था, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि अगर हमारा कॉन्ट्रापोनेंट जो ओ टाइप का स्टेटमेंट है उसके ट्रू होने पे यहाँ पे जो कॉन्ट्रापॉजिटिव आया है उसके ट्रू होने की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही बातें बोल रहे हैं। तो ये सेम क्लेम करने के कारण ओ टाइप का स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव के द्वारा सेम क्लेम होने के कारण इस ओ टाइप के कॉन्ट्रापोजिशन को हम कहेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रापोजिशन ओ टाइप का वैलिड होता है। अब इसके बाद हमको जैसे हमने कन्वर्जन में देखा था कि हम कन्वर्जन में ए टाइप के स्टेटमेंट का कन्वर्जन वैलिड नहीं था, लेकिन उसका बाई लिमिटेशन कन्वर्जन कर सकते थे। तो
कॉन्ट्रापोजिशन में भी इसी तरह की कुछ चीज़ हमको देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि ओ टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है, लेकिन ई टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड नहीं होता है। साथ में एक चीज़ हमने ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में देखा था कि सब अल्टरनेशन हमको अलाउ करता है। सब अल्टरनेशन इस बात की गारंटी देता है कि ई के ट्रू होने पे ओ निश्चित रूप से ट्रू होगा। तो हम ई को यहाँ पे डिलिमिट करके ओ में बदल सकते हैं और फिर उस ओ का कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे जो कि वैलिड होगा। तो ये दोनों स्टेप पे वैलिड रहेगा, इसलिए पूरा हम कहेंगे कि कॉन्ट्रापोजिशन थ्रू लिमिटेशन बाय लिमिटेशन जब करते हैं तो वो कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है ई टाइप के स्टेटमेंट का भी। तो इसको हम करके देखते हैं। एज द कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ ओ स्टेटमेंट इज़ वैलिड एंड वी कैन डिलिमिट ई स्टेटमेंट्स टू ओ स्टेटमेंट्स बाय वैलिड इन्फ्रेंस, traditional interpretation allows us to validly derive a contrapositive by limitation from e propositions. कॉन्ट्रापोनेंट अगर ले हम ई प्रोपोजिशन को नो एस इज पी, इसको डीलिमिट करें तो सब अल्टरनेशन के थ्रू, तो ये बनेगा सम एस इज़ नॉट पी। और इस डिलिमिटेड स्टेटमेंट को हम अब बदल सकते हैं क्योंकि ये ओ टाइप का स्टेटमेंट हो चुका है और ये कंट्रापोजिशन करना इस डिलिमिटेड स्टेटमेंट का वैलिड होगा। तो कॉन्ट्रापोजिटिव बाय लिमिटेशन जो बन के आएगा पहले स्टेटमेंट का हमारे कॉन्ट्रापोनेंट का, वो होगा सम नॉन पी इज़ नॉट नॉन एस। इस तरह हमने कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन किया। ये कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन तभी वैलिड कहा जाएगा जब ये बात सब अल्टरनेशन में जो प्रोसेस आया है सब अल्टरनेशन का, यानी कि सुपर अल्टर्न से सब अल्टर्न को डेराइव करने का, वो स्टेप वैलिड हो, जो कि हम जानते हैं मॉडर्न इंटरप्रिटेशन जो AEIO का है उसमें वैलिड नहीं होता है, वो केवल ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन में होता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन है वो केवल ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ AEI और O में वैलिड रहेगा। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में जिसमें A और E स्टेटमेंट्स अपने क्लासेस में मेंबर्स के होने का कोई क्लेम नहीं करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन में चूँकि सब अल्टरनेशन वैलिड नहीं है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन भी एक स्टेप पे इनवैलिड होने की वजह से ये पूरा प्रोसेस इनवैलिड हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये जो कॉन्ट्रापोजिशन हमने देखा वो कॉन्ट्रापोजिशन को हम एक डेरिवेटिव स्टेटमेंट फॉर्म भी समझ सकते हैं। फॉर इन ऑल केसेस इन विच द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, इट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम इट बाय ऑबवर्जन, कॉन्वर्जन एंड ऑबवर्जन। तो कॉन्ट्रापोजिशन को आप जहाँ जहाँ पे जिस केस में कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है उस केस में आप एक 3 स्टेप के प्रोसेस से 3 स्टेप में एक बार ऑबवर्जन करें, फिर कन्वर्जन करें और फिर अगेन ऑबवर्जन करें, तो आपको वही स्टेटमेंट मिलता है जो आप सीधे सीधे कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं तो मिलता है। तो कॉन्ट्रापोजिशन को आप 2 टाइम्स ऑबवर्जन और 1 टाइम कन्वर्जन में, जो कि पहले ऑबवर्जन फिर कन्वर्जन फिर ऑबवर्जन इस सीक्वेंस में होगा, उसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक प्रकार से डेरिवेटिव स्टेटमेंट फॉर्म है। इसी को हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमारे पास 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जिनका कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है। उसमें पहला है ए टाइप का। ए टाइप के स्टेटमेंट को हम ऑबवर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको स्टेटमेंट मिलेगा नो एस इज़ नॉन पी। अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो हमको स्टेटमेंट मिला है नो एस इज़ नॉन पी, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कन्वर्जन के बाद मिलेगा नो नॉन पी इज़ एस। और देन उसको फिर से ऑबवर्ट कर सकते हैं और ऑबवर्जन करने के बाद जो स्टेटमेंट मिलेगा वो होगा ऑल नॉन पी इज़ नॉन एस। अब हम इसी तरह से जो हमारा ओ टाइप का कॉन्ट्रापोजिशन चूँकि वैलिड होता है, तो ओ टाइप के कॉन्ट्रापोजिशन को देखते हैं। ओ टाइप के कॉन्ट्रापोजिशन को कैसे हम 3 स्टेप्स में ऑबवर्जन, कन्वर्जन और ऑबवर्जन में प्राप्त कर सकते हैं, उसको देखते हैं। ओ टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा सम एस इज़ नॉट पी, उसको ऑबवर्ट करेंगे, उसका ऑबवर्जन करेंगे तो हमको मिलेगा सम एस इज़ नॉन पी। अगेन अगर उसका ये जो मिला हुआ स्टेटमेंट है उसका कन्वर्जन करें तो हमको मिलेगा सम नॉन पी इज़ एस। फिर हम इसी का अगेन ऑबवर्जन कर सकते हैं और हमको मिलेगा स्टेटमेंट सम नॉन पी इज़ नॉट नॉन एस, जो कि एग्जैक्ट वही है जो कि हमको ओ टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव बनाने में मिलता है। अब हम इस कॉन्ट्रापोजिशन के आइडिया पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिनमें स्टेट द कॉन्ट्रापोजिटिव्स ऑफ
the following propositions and indicate which of them are equivalent to the given propositions. हम कुछ स्टेटमेंट्स लेंगे, उनका कॉन्ट्रापोजिशन बनाने, कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सामने स्टेटमेंट है ऑल जर्नलिस्ट्स आर पेसिमिस्ट्स। इसको जब हम कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाएंगे तो ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। ए टाइप के स्टेटमेंट या किसी भी टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाने के लिए हम करते क्या है, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदलते हैं। ऐसा करके हम जब कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे इस ऑल जर्नलिस्ट्स आर पेसिमिस्ट, तो उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव हमको मिलेगा ऑल नॉन पेसिमिस्ट्स आर नॉन जर्नलिस्ट्स, जो कि इक्विवेलेंट होगा हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट के, क्योंकि हमने देख लिया है कि दोनों सेम क्लेम करते हैं और ये ए टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है। अगला हमारे पास स्टेटमेंट है सम सोल्जर्स आर नॉट ऑफिसर्स। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव जब बनाएंगे तो हमको मिलेगा सम नॉन ऑफिसर्स आर नॉट नॉन सोल्जर्स। ये भी ये चूँकि ओ टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन यहाँ पे हुआ है, ये भी जो हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव है वो कॉन्ट्रापोनेंट के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ओ टाइप के स्टेटमेंट का हमने देखा है कि ओ टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है, और वैलिड इसीलिए होता है क्योंकि दोनों सेम क्लेम करते हैं। अगला स्टेटमेंट लेते हैं ऑल स्कॉलर्स आर नॉन डिजेनरेट्स। इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेडिकेट आया है वो ऑलरेडी नॉन लगा के आया है, तो इस जो नॉन डिजेनरेट्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो बनेगा नॉन डिजेनरेट्स, जो कि इक्विवेलेंट होता है सीधे जो ओरिजिनल क्लास होता है उसके। तो दो बार नॉन लगा तो उस दोनों नॉन को हटा सकते हैं और सीधे जो हमारा ओरिजिनल क्लास है उसको लिख सकते हैं। तो ऑल स्कॉलर्स आर नॉन डिजेनरेट्स का अगर हम कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाएंगे तो ये हमको बन के मिलेगा ऑल डिजेनरेट्स आर नॉन स्कॉलर्स, जो कि अगेन ये ए टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव होने की वजह से ये अपने कॉन्ट्रापोनेंट के इक्विवेलेंट होगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्ट्रापोजिशन कैसे करते हैं, किस किस टाइप के स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है, कब कॉन्ट्रापोजिशन बाय लिमिटेशन हो सकता है, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।